गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को 11th क्लास फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके हम आ रहे हैं। वो है सरल लोलक। सरल लोलक, सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक क्या होता है और सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन ही बहुत बनते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बड़े कंपटीशन नीट जेई के लिए भी। ठीक है, तो टॉपिक है सरल लोलक एवं उसका आवर्तकाल। सरल लोलक एवं उसका आवर्तकाल, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2π√L/g। ये तो सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक क्या होता है पहले ये जान लो। सरल लोलक जैसे मान ली किसी पदार्थ के बिंदु आकार का कोई पदार्थ हो, उसको बिंदु आकार का हम ले लें और वो आकार में तो बिंदु आकार का हो, लेकिन वजन में भार उसका ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। यानी किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को एक धागे से, ठीक है ना, एक धागे से एक डोरी से बांध कर हम लटका दें, अब वो अभितान हो, लंबाई उसकी ना बढ़े, है ना। यानी अब वो धागा जो है पूर्णतः स्ट्रेट ना हो, लचकदार हो, ठीक है, अभितान हो, लंबाई ना बढ़े उसकी, ठीक है ना। और घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कर दी। क्या कहा हमने, एक कोई कण हो बिंदु आकार का और एक धागे से उसको बांध दे, है ना, अभितान धागा, और घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कर दी। घर्षण रहित दोलन मतलब घर्षण ना हो कि कुछ समय बाद वो रुक जाए, ऐसा, ठीक है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, गोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोलक। और ये पूरे सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, सरल लोलक। और ये इसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई या तार धागा जो है, ठीक है ना। तो यानी क्या किया, किसी पदार्थ का बिंदु आकार का हम एक भारी वस्तु लिया, कण लिया, और उसको एक डोरी से बांध दिया, और जो डोरी हमने लिया है वो भारहीन अभितान डोरी है, अब घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कर दे। घर्षण रहित दोलन मतलब घर्षण बल ना लगे, नहीं तो वो रुक जाएगा। तो घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कर दें, यानी किसी पदार्थ का भारी से भारी हो लेकिन बिंदु सदृश कण हो, और उसमें एक जिस डोरी से बांधा गया है वो डोरी कैसे ही होनी चाहिए, भारहीन होनी चाहिए, अभितान मतलब लंबाई ना बढ़े, पूर्णतः लचकदार हो, और घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कर दिया जाए, तो उस युक्ति को क्या कहेंगे, सरल लोलक कहेंगे। और ये गोलक है, ये वाला जो है गोलक है, ठीक है। और रस्सी की लंबाई, ये निलंबन बिंदु होता है जहाँ से बंधा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, उसकी प्रभावी लंबाई, ठीक है ना। मान लो ये ए है, फिर इधर बी, फिर इधर आके सी, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर ये इसकी माध्य स्थिति है, ठीक है ना। तो सरल लोलक की परिभाषा की बात यदि कोई करे तो क्या कहेंगे, ये कहा जाएगा कि किसी पदार्थ के बिंदु सदृश भारी कण को भारहीन तथा अभितान डोरी से बांध कर घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कर दिया जाए, तो उस युक्ति को क्या कहेंगे, निकाय को क्या कहेंगे, सरल लोलक कहेंगे, ठीक है ना। दोलन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, घर्षण रहित। जिस रस्सी से बांधा हो वो क्या होना चाहिए, भारहीन, अभितान लंबाई में न बढ़ने वाला, पूर्णतः लचकदार, ठीक।
और कण जो है वो कैसा होना चाहिए, भारी तो हो लेकिन बिंदु सदृश, बहुत छोटा सा। ठीक है, तो ये रहा सरल लोलक। अब सरल लोलक की जो गति होती है वो सरल आवर्त गति होती है। सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। इसको सिद्ध करने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि जो त्वरण होता है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती आ जाए। त्वरण जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर इसको हम त्वरण बोलेंगे और इसको बोलेंगे क्या, ये विस्थापन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसमें एफ को हमने त्वरण कहा है क्योंकि इस चैप्टर में ए जो है आयाम के लिए यूज हुआ है, तो ए आयाम जब है तो त्वरण के लिए हम एफ का यूज कर लेते हैं, है ना। तो इसमें यदि त्वरण का मान विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो या बल का मान विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो माइनस के साथ, तो ऐसी स्थिति में जो गति होगी वो सरल आवर्त गति होगी। तो यह प्रोपोर्शनल माइनस बाई, माइनस ये बताता है कि त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी हमको ये असरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति SHM में आवर्त काल t बराबर होता है 2 पाई रूट ऑफ बाई बटे अल्फा, बाई बटे एफ, विस्थापन बटे त्वरण, ठीक है ना। यहाँ पर विस्थापन बटे बाई बटे एफ, ये सरल आवर्त गति में होता है, ठीक है ना। इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो जब आप सरल आवर्त गति, अब सरल आवर्त गति में मेन टॉपिक यहाँ पर जो है सरल लोलक का आवर्त काल का व्यंजक, ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए इसका हम चित्र बनाते हैं। परिभाषा तो हमने बता ही दिया, उसका व्यंजक आपको सरल आवर्त गति, सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक लाना है, ठीक है ना। इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं, चलिए। सरल लोलक, यदि किसी पदार्थ के बिंदु सदृश भारी कण को किसी भारहीन अवितान डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटकाकर घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कर दिया जाए तो इस निकाय को सरल लोलक कहते हैं। क्या कहा, यदि किसी पदार्थ के बिंदु सदृश भारी कण को किसी भारहीन अवितान डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटकाकर घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कर दिया जाए तो इस निकाय को सरल लोलक कहते हैं, ठीक है ना। और अब इसकी जो गति होती है सरल आवर्त गति होती है, सरल आवर्त गति होती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है, तो उसमें दिखाना पड़ेगा कि त्वरण और विस्थापन अनुक्रमानुपाती होते हैं। त्वरण और विस्थापन एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ये दिखा देना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये
ये बल और विस्थापन अनुक्रमानुपाती, दो में से किसी एक को। ठीक है ना। अब इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए। अब हमको ये दिखाना है उसका आवर्त काल और उसकी गति सरल आवर्त गति होती है। ठीक है ना। ए बी एम जी, ये एम जी कास थीटा, एम जी साइन थीटा, ये एल, ये इसका तनाव और ये थीटा। ठीक है ना। इसमें ये बता दें, ये गोलक है। ठीक है ना। इसमें माध्य स्थिति ये है। यहाँ पर ये आपको बता दे, सबसे पहले ये बता दे, इसमें गोलक की जो माध्य स्थिति है, गोलक की जो माध्य स्थिति है वो क्या है, ए है, और उसे दृढ़ आधार से लटकाया गया है। इसमें रस्सी की जो लंबाई है, जिसको प्रभावी लंबाई कहेंगे, यल है। गोलक को थीटा कोण से विस्थापित करके बी पर रखा गया। जब बी पर हम विस्थापित करके रख दिए तो ये इस प्रकार दोलन करने लगेगा। ठीक है ना। विस्थापन कितना किया ये। अब जब ये गोलक बी स्थिति में होता है तो उसमें गोलक जब बी स्थिति में होता है तो उसमें दो बल कार्य करते हैं। पहला होता है गोलक का भार mg जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और रस्सी का जो तनाव होता है, धागे का तनाव जो होता है वो T है, जो कहाँ होता है, निलंबन बिंदु की ओर। निलंबन बिंदु मतलब वो होता है जहाँ पर से रस्सी बंधी हुई है। ठीक है ना। क्या कहा हमने, देखिए ये एक सरल लोलक का सिस्टम दिख रहा है आपको, निकाय। ये गोलक है, इसको क्या बोलते हैं, गोलक। गोलक का द्रव्यमान हम माने लेते हैं यम है, उसकी माध्य स्थिति ये है। धागे की डोरी की लंबाई जो है वो क्या है, एल है ना। यस, ये उसका निलंबन बिंदु कहलाता है। जब इसको हम थोड़ा थीटा कोण से विस्थापित करके बी स्थिति में छोड़ देते हैं तो वो क्या करने लगता है, दोलन करने लगता है। और जब बी स्थिति में होता है तो उसमें दो बल कार्य करते हैं। गोलक का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और धागे डोरी का तनाव T निलंबन बिंदु की ओर। ठीक है ना। अब mg के दो घटक हुए, एक mg cos थीटा। mg cos थीटा जो होता है वो T से संतुलित होता है, और जो mg sin थीटा होता है वो गोलक को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, और माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है अर्थात प्रत्यानयन बल के रूप में कार्य करता है। तो प्रत्यानयन बल बराबर हो जाएगा mg sin थीटा, और वो विपरीत दिशा के कारण उसमें हम माइनस लगा देंगे, है ना, कि प्रत्यानयन बल की जो दिशा होती है विस्थापन के विपरीत दिशा में है। ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं, सरल लोलक के गोलक का द्रव्यमान यम है, यस निलंबन बिंदु है, एल प्रभावी लंबाई है, तथा ए गोलक की माध्य स्थिति है। जब गोलक को
थीटा कोण से विस्थापित करके बिंदु बी पर छोड़ दिया जाता है तो वह दोलन करने लगता है तथा बी स्थिति में दो बल कार्य करते हैं। मान लिया सरल लोलक की गोलक का द्रव्यमान m है, यस निलंबन बिंदु है, यल प्रभावी लंबाई है तथा एक गोलक की माध्य स्थिति है। जब गोलक को थीटा कोण से विस्थापित करके बिंदु बी पर छोड़ दिया जाता है तो वह सरदोलन करने लगता है तथा बी स्थिति में गोलक पर दो बल कार्य करते हैं। नंबर एक, गोलक का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और नंबर दो, डोरी का तनाव। ये प्रभावी लंबाई मतलब डोरी की लंबाई से है, डोरी का तनाव T, निलंबन बिंदु की ओर। गोलक का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और डोरी का तनाव T निलंबन बिंदु की ओर। ठीक है। अब गोलक के भार mg के दो घटक होंगे। गोलक के भार mg के दो घटक होंगे। कौन कौन? mg cos थीटा जो कि डोरी के तनाव T से संतुलित होगा। और नंबर दो, mg sin थीटा जो कि गोलक को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, अर्थात प्रत्यानयन बल के रूप में। तब mg sin थीटा ये F बराबर माइनस mg sin थीटा, mg sin थीटा ये आया है कि ये माइनस यानी माइनस साइन ये बताता है कि प्रत्यानयन बल की दिशा जो होती है माध्य स्थिति की ओर होती है। बल की दिशा माध्य स्थिति की ओर
होती है। ये ऋण चिन्ह यह बताता है कि प्रत्यानयन बल की दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है। ठीक, ये समीकरण नंबर 1। किंतु बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो F बराबर m F, यह त्वरण है। यहाँ पर हम F को त्वरण बोल रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर जो आता है वो आयाम के लिए यूज होता है, इसलिए। तो F बराबर है mF। जी, इन दोनों को बराबर कर दिए तो यम से यम कैंसिल, तो यह बराबर माइनस जी साइन थीटा। यह बराबर माइनस जी साइन थीटा। यदि थीटा का मान अत्यंत कम हो तो साइन थीटा जो है वो लगभग बराबर थीटा, तो तब हम क्या कर देंगे, साइन थीटा की जगह थीटा लिख देंगे। तो F बराबर माइनस जी थीटा, समीकरण 3। जब थीटा का मान बहुत कम होता है तो साइन थीटा को लगभग थीटा लिख देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर F बराबर माइनस जी साइन थीटा, तो थीटा। ठीक है ना। अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, ये इसको हम बाई मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो थीटा बराबर चाप ए बी बटे यस ए, तो क्या हो गया बाई बटे एल। हो गया। तो यहाँ पर तो समीकरण 3 से F बराबर माइनस जी बाई बटे एल। ठीक है। अब F बराबर देखिए F प्रोपोर्शनल माइनस बाई, त्वरण प्रोपोर्शनल माइनस विस्थापन। अब बताओ, यहाँ से त्वरण जो है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती आ गया। ठीक है ना। अतः स्पष्ट है कि सरल लोलक की जो गति होती है, क्योंकि त्वरण जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, अतः स्पष्ट है कि सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति है। सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति है। ठीक। अब यहाँ से देखिए, या F बराबर जी बाई अपान एल, तो F बटे बाई बराबर जी बटे एल, तो बाई बटे F बराबर एल बटे जी। केवल परिमाण यदि लिया जाए, माइनस न लिया जाए, तो यहाँ से देखिए F बराबर माइनस जी बाई अपान एल है, तो F बराबर जी बाई बटे एल। ठीक है ना। तो F बटे बाई कर दिए तो जी बटे एल, तो बाई बटे F बराबर एल बटे जी हो गया। ठीक है ना।
अब ये बताओ कि सरल लोलक की गति जो है सरल आवर्त गति है, और जब सरल आवर्त गति है तो सरल आवर्त गति का आवर्त काल हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना। किंतु सरल आवर्त गति में आवर्त काल t बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण, विस्थापन बटे त्वरण, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट बाई बटे f। और समीकरण 4 से मान रखने पर, समीकरण 4 से ये वाला मान रख दो तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट बाई बटे एफ का मान L बटे जी, ये रहा। यही सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक है, यही सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक है, ठीक है ना। ये सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक हो गया, ठीक। क्या क्या कहा हमने एक बार फिर से सुन लीजिए। हमने कहा कि ये सरल लोलक है, और उस सरल लोलक में ये क्या है, गोलक की माध्य स्थिति, गोलक का द्रव्यमान है। यल क्या है, डोरी की लंबाई है जिसको आप प्रभावी लंबाई कहते हैं। यश क्या है, निलंबन बिंदु है। गोलक को हम विस्थापित करके जो बी स्थिति में जब छोड़ देते हैं तो वो इस प्रकार दोलन करने लगता है। जब गोलक बी स्थिति में होता है तो उसमें दो बल कार्य करते हैं, गोलक का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और डोरी का तनाव T जो है निलंबन बिंदु की तरफ। अब mg के दो घटक हुए, एक mg cos थीटा, mg sin थीटा। mg cos थीटा जो है T से संतुलित होता है, और जो mg sin थीटा होता है वो गोलक को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। अब माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है तब प्रत्यानयन बल के रूप में कार्य करता है। तो प्रत्यानयन बल बराबर mg sin थीटा लिख दिए, माइनस साइन लगा दिए ताकि ये रहे कि प्रत्यानयन बल माध्य स्थिति की दिशा में होता है, ठीक है ना। अब फिर क्या किया, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, उससे लगा दिए तो आपको m कैंसिल हो गए, f की वैल्यू आ गई। अंत में हमने देखा कि त्वरण जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, और जब त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तो सरल लोलक जो था उसकी गति जो है वो सरल आवर्त गति हो गई, ठीक है। यदि त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है तो समझ लो कि वो क्या होगा, सरल आवर्त गति होगी। और जब सरल आवर्त गति होगी तो सरल आवर्त गति में तो आवर्त काल का ये सूत्र होता है t बराबर 2 पाई विस्थापन बटे त्वरण, है ना। इसको पीछे ये लेक्चर में इसको देख सकते हैं आप। तो t बराबर 2 पाई, ये अब विस्थापन बाई है, ये रहा बाई, और त्वरण f है। यहाँ f त्वरण है, ध्यान देना, बार बार लगता होगा सर त्वरण तो ए होता है ना। हमने इस चैप्टर में बहुत पीछे आप वीडियो देखेंगे, त्वरण का व्यंजक, वेग का व्यंजक, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा, तो वहाँ ए जो आया है वो आयाम है, इसलिए हमने आयाम ए होता है, इसलिए हमने त्वरण के लिए एफ का यूज किया है, ठीक है ना। हम यहाँ स्मॉल एफ किसके लिए यूज किए हैं, त्वरण के लिए, और कैपिटल एफ एक जगह आया था वो बल के लिए है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया, अंत में हम यहाँ पहुँच गए। तो सरल लोलक का आवर्त काल t बराबर 2 पाई रूट ऑफ L अपान जी, यही सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब यदि आपसे ये कहा जाए इस फार्मूला को देख करके कि लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्त काल बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा तो आवर्त काल घटेगा। अब ध्यान देना, ये जो t है वो g के क्या लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, और जो t है वो गुरुत्वीय त्वरण के ये व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। अब जैसे गहराई में जाने पर जी का मान घटता है, ऊंचाई में गहराई में जाने पर जी का मान घटता है, ऊंचाई में जाने पर जी का मान घटता है।
अब जब जी का मान घटता है तो टी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो टी है जी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ऊंचाई में जाएंगे और गहराई में जाएंगे तो जी घटेगा, जब जी घटेगा तो टी बढ़ेगा। टी क्या है, आवर्तकाल, ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी ये हुआ कि लोलक वाली घड़ियाँ जो होती हैं वो ऊंचाई और गहराई में जाने पर वो धीमी हो जाती हैं, इसका मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है ना, जी का मान घटेगा तो टी बढ़ेगा, टी बढ़ेगा मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो यही होता है कि गहराई पर या खान में जाने पर, है ना, बहुत गहराई में जाओ या कि ऊंचाई में जाओ तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, इसलिए सरलोलक का आवर्तकाल बढ़ता है। इसलिए ये कहा जाता है कि लोलक वाली घड़ियां जो होती हैं ऊंचाई में और गहराई में सुस्त हो जाती हैं। ध्यान देना, ये कभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये रहा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार वीडियो के लिए, आप नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।